बचपन में हम सभी ने ये ज़रूर सोचा होता है कि बिजली के वायर्स में करंट कैसे आ रहा है, उसको कैसे बनाया जा रहा है, तो उसके लिए तरह-तरह की कहानियाँ सुनी होती हैं, उस हिसाब से चलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो ट्रांसफ़ॉर्मर रखा होता है मोहल्ले में, बोले इस ट्रांसफ़ॉर्मर से बिजली आ रही है। हालाँकि आ रही है वहाँ से, बट वो एक प्रोसेस है। मेन एक पावर स्टेशन होता है, वहाँ बिजली कैसे क्रिएट होती है, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फ्यूलिंग फिजिक्स में। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एसी जनरेटर को कि अल्टरनेटिंग करंट आपका बनता कैसे है। एक्चुअल में हम लोग पहले ये समझ चुके हैं कि कोई भी अगर एक करंट कैरिंग लूप है, उसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाने पे अगर हम उसके अंदर करंट देते हैं तो फिर वो लूप घूम जाता है। मतलब अगर हम करंट देते हैं तो क्या होता है, वो लूप घूम जाता है। अब क्या करेंगे, चूंकि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम लोग समझ चुके हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये पता चला कि अगर कहीं वेरिएबल फ्लक्स है तो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ को जनरेट करता है, और वो ईएमएफ एक पोटेंशियल डिफरेंस है, और उसी को हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे। अब समझते हैं कि एसी जनरेटर बनाया कैसे जाता है, उसके अंदर कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, उसको कैसे असेंबल किया जाता है, जिसके कारण एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ हमें प्राप्त होता है। एक्चुअल में होता क्या है कि इसके अंदर एक मैग्नेट ले ली जाती है, इस तरफ एक बड़ी सी मैग्नेट, एक इस तरफ बड़ी सी मैग्नेट। एक का मान लेते हैं नॉर्थ पोल इधर है तो दूसरे का साउथ पोल इधर है, और हमें मालूम है कि नॉर्थ से साउथ एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। और उसको मैग्नेटिक फील्ड को बहुत अच्छा बनाने के लिए करते क्या है कि यहां एक बीच में सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्ट करते हैं, और उस सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर एक वायर एज अ आर्मेचर लगाया जाता है। एक्चुअल में बहुत सारा वायर, जैसे मान लेते हैं ये सॉफ्ट आयरन कोर हो तो इसके आसपास रेक्टेंगुलर शेप में एक कॉपर का वायर, जनरल कौन सा वायर लगाया जाता है, कॉपर का वायर लगाए जाने से कॉपर का रेजिस्टेंस कम होता है, रेजिस्टिविटी कम होती है, तो कॉपर अपने लिए अच्छा होता है जो हम लोग यूज कर सकते हैं। तो कॉपर का वायर एज अ आर्मेचर लगाया जाता है जो कि एक सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर लगा होता है। यहां लगी होती है एक्सल, एक रॉड समझो, एक ऐसे क्या लगी होती है, एक रॉड होती है। उस रॉड को किसी मैकेनिकल वर्क के द्वारा, चाहे आप डीजल इंजन हो, चाहे जैसे जनरेटर आपने शादी ब्याह में देखे होंगे, तो होता क्या है कि उनमें एक जनरेटर होता है, उसको ऐसे पहले घुमाना पड़ता है, तो वो जो एक्सल होता है ना जिसको घुमाया जाता है वो एक्सल है। और फिर फर्दर जब इंजन एक बार स्टार्ट हो गया तो फिर वो उसको रोटेट करता रहता है। तो ऐसे ये एक्सल है जो रोटेट करेगा, जिसके कारण ये कॉइल जो आर्मेचर है ना, ये परमानेंट रोटेट करेगी। इस आर्मेचर में एन नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, उस वायर के, जो भी वायर है आपका उसके कितने एन नंबर ऑफ, एक वायर होगा उसके एन नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, और उसको ऐसे रोटेट कराया जाएगा। रोटेट कराए जाने के बाद यहां लगी होती है स्लिप रिंग्स, यहां लगी होती है किसकी, स्लिप रिंग कॉपर की होती है, ये भी किसकी होती है, कॉपर की स्लिप रिंग्स होती हैं, जिनको मतलब जो ऑटोमेटिकली जैसे वायर रोटेट कर रहा है ऐसे ये रोटेट करती रहती है, ये लगातार रोटेट करती रहती है। इनको एक कार्बन ब्रशेस से, जो ये दो जो लगे हैं ये कार्बन ब्रशेस हैं, इनको ऐसे इसके साथ अटैच कर दिया जाता है। कार्बन ब्रशेस अपने फिक्स रहते हैं। ये स्लिप रिंग्स आपकी क्या करती है, रोटेट करती रहती है। जैसे इधर दिख रहा होगा आपको, एक वायर इस वाले से अटैच है और ये वाला इस वाले वायर से अटैच है, तो ये और ये इन दोनों के बीच में एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ आपको मिलेगा। ये उल्टी मैकेनिज्म है, जिसमें कि ऐसा होता था कि अगर हमने करंट दिया तो ये कॉइल रोटेट करेगी। अब हम कर क्या रहे हैं कि इस कॉइल को रोटेट करा लेंगे। तो हमें फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से पता है कि इस कॉइल का अपना एक क्या होगा, एरिया होगा। यहां एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी। जैसे ही वो एरिया चेंज होगा, चाहे मैग्नेटिक फील्ड बदल जाए, चाहे एरिया बदल जाए, चाहे उनके बीच का एंगल बदले, तो जनरली एरिया तो नहीं बदलेगा, बदलेगा क्या, एंगल। इसका जो ओरिएंटेशन है वो लगातार बदलेगा। ऐसे समझो, अगर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रही, नॉर्थ टू साउथ ऐसे जा रही है, तो होगा क्या, ऐसे समझना, नॉर्थ टू साउथ जा रही है, फिर क्या किया, ये आपकी मान लेते हैं आर्मेचर है, ऐसे क्या है आपका आर्मेचर, समझने का प्रयास करना, नॉर्थ साउथ जा रही। तो एक केस ऐसे होगा कि आर्मेचर और इसके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनके बीच में एंगल 0, फिर क्या होगा एंगल 90, फिर 180, और फिर क्या फर्दर 270, फर्दर क्या 270, और फिर घूम के वो कहां आ जाएगा, 0 पे आ जाएगा। ऐसे करके अगर हम 4 स्टेप में इसको सोचेंगे तो फिर एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ का ग्राफ वगैरह होगा, उसको समझने का मतलब वो समझ में हमें आ जाएगा। अब इससे हम ईएमएफ कैसे निकाल सकते हैं या कैसे ये बनता है उसके बारे में तो आगे बात कर ही रहे। होता क्या है जनरली, अगर आपसे कोई कहे प्रिंसिपल बताओ इसका, कि इसका प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल आप बताओगे इट इज बेस्ड ऑन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये किस पे बेस्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड है, जिसमें कि अगर हम किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराते हैं तो एक ईएमएफ इंड्यूस होता है उस कॉइल के अंदर। वो ईएमएफ एज अ अल्टरनेटिंग ईएमएफ
आता है। क्यों अल्टरनेटिंग? क्योंकि कॉस का एंगल जैसे जैसे बदला, आप जानते हो cos 0 की वैल्यू 1, बट cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। फर्दर 270 की वैल्यू -1, और फिर जो 360 आएगा उसकी फिर से वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो 0 से 1 के बीच में एक साइकिल चलती है, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? अल्टरनेटिंग ईएमएफ बोला जाता है। इसको सिंपली निकाल कैसे सकते हैं? सिंस अगर मैं आपसे पूछूं, सिंस हमें पता है फ्लक्स इक्वल्स टू होता है बी ए कॉस थीटा। फ्लक्स बराबर क्या होता है? बी ए कॉस थीटा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इस एक्सल को, जो ये एक्सल है, इसको मोटर के द्वारा या हाथ से कैसे भी, इसको एक फिक्स्ड किसी फ्रीक्वेंसी के साथ, या कह सकते हो फिक्स्ड किसी एंगुलर वेलोसिटी के साथ इसको क्या कराया जाए? रोटेट कराया जाए, तो क्या होगा? सिंस अगर थीटा इक्वल्स टू, एक और फॉर्मूला हम समझें तो वो होता है आपका थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी। थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? ओमेगा टी। ओमेगा क्या आपका? एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम आपका। तो वेलोसिटी इनटू टाइम होता है डिस्प्लेसमेंट के बराबर। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये एंगुलर वेलोसिटी, और ये क्या? टाइम। तो इसी से ये फॉर्मूला बनेगा फाई इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं बी ए कॉस ओमेगा टी। बी ए कॉस ओमेगा टी। यहां तक कोई समस्या नहीं। अब ईएमएफ जो होता है वो होता है फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। फेराडीज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है? ईएमएफ होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। सिंस EMF is equals to minus d phi upon dt। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हो, अगर यही कितने नंबर ऑफ टर्न्स हो? n नंबर ऑफ टर्न्स हो, तो यही क्या हो जाता है? इफ n नंबर ऑफ टर्न्स, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है, n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो यही आपका क्या बन जाएगा? n phi is equals to n ba cos ओमेगा t। इतनी तक कोई समस्या हो तो बताओ। कुछ नहीं किया, E इक्वल्स टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी होता है, तो हमने क्या किया, वहां अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो ये n फाई को इस टर्म में लिखा, तो E क्या लिखा जाएगा? सो EMF जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका? सिंपल सा EMF की अगर हम बात करें तो EMF हो जाएगा आपका माइनस n, अब डी फाई अपॉन डी टी कर रहे हैं ना, माइनस n डी फाई अपॉन डी टी लिखोगे। इसी को फर्दर आप क्या लिख सकते हो? माइनस n, बी तो फिक्स है हर जगह, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी नहीं बदल रहा है, आपको पता है। देखो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बदल रही है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी नहीं बदल रहा। बदल क्या रहा है? एंगल चेंज हो रहा है। तो उसी एंगल के रिस्पेक्ट में हम लोग लिखेंगे, तो वो लिखा जाएगा डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा और टी। एक्चुअल में इसको डी बाई डी टी के फॉर्म में इसलिए, इसको ओमेगा टी के फॉर्म में इसलिए भी लिखा क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में टाइम का आपके पास कोई फंक्शन नहीं, तो उसको हमने टाइम का फंक्शन बनाया। थीटा को किसका फंक्शन बनाया? टाइम का फंक्शन बनाया और ऐसे लिखा। क्लियर हुआ? अब क्या करोगे, आपको पता है डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी अगर करोगे तो ओमेगा टी को एक्स मानना या कोई भी चीज मान लेना आप, फिर ओमेगा टी का फर्दर डिफरेंशिएशन करोगे तो वो आएगा ओमेगा, और कॉस ओमेगा टी का आएगा साइन ओमेगा टी। तो E इज इक्वल्स टू बनेगा और माइनस आएगा, क्योंकि कॉस ओमेगा टी का क्या आएगा? माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस से माइनस कट जाएगा और ये बनेगा आपका एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। यहां तक बात समझ में आई? ये क्या होगा? एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। क्लियर हुआ? यहां तक बात समझ में आई? अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो चीज है ये वेरी किस पे कर रही? टाइम के साथ वेरी कर रही ना, टाइम के साथ वेरी कर रही है। अब जो टाइम है वो टाइम के साथ जैसे ऐसा समझो कि ये जो चीज है ये वेरी किसके साथ कर रही? साइन ओमेगा टी के साथ। ना तो नंबर ऑफ टर्न्स बदलेंगे, ना मैग्नेटिक फील्ड बदलेगी, ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बदलेगा, ना ही ओमेगा बदलेगा। जो ओमेगा आपकी एंगुलर वेलोसिटी है वो भी क्या है? फिक्स रखी जाएगी। तो अगर वो भी नहीं बदलेगा, बदलेगा क्या? सिर्फ ये वाला फंक्शन बदलेगा क्या? सिर्फ ये फंक्शन। तो ये जो चीज है पूरी फिक्स है, इसको ऐसे लिख लिया जाता है कि E इक्वल्स टू, इसको लिख दो E नॉट साइन ओमेगा टी। E इक्वल्स टू क्या लिख दो? E नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर E नॉट बराबर क्या हो जाएगा अपना? E नॉट बराबर हो जाएगा एन बी ए ओमेगा,
जो NBA ओमेगा है ये आपका है पीक वैल्यू। इसी ई नॉट को क्या बोला जाता है? पीक वैल्यू। ये कौन सी वैल्यू है? मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो क्या हो सकती है? ई नॉट हो सकती है, क्योंकि साइन की जब मैक्सिमम वैल्यू होगी, मान लेते हैं जब ऐसे दोनों होंगे तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी आपकी क्या होगी? साइन जीरो की वैल्यू जब होगी तो परपेंडिकुलर, साइन जीरो की वैल्यू क्या आपकी 1, सॉरी साइन जीरो की वैल्यू 0, जब वो परपेंडिकुलर होंगे तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी साइन ओमेगा टी की 1 हो सकती है ना, और सबसे कम वैल्यू इसकी क्या हो सकती है? 0। तो मैक्सिमम वैल्यू जैसे ही रखा तो ये क्या हो गया आपका? ई नॉट के बराबर आया। ये किसके बराबर आया? ई नॉट। साइन ओमेगा टी एक से ज्यादा बड़ा तो नहीं हो सकता ना, ये बात तो पक्की है ना। साइन थीटा कभी भी एक से ज्यादा वैल्यू उसकी नहीं हो सकती। तो एन बी ए ओमेगा ये आपकी क्या होती है? पीक वैल्यू होती है। इसी को एक और तरीके से थोड़ा और जान लेना चाहिए कि यही वोल्टेज जो है ना, ये जैसे E इक्वल्स टू अभी निकल के आया E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, एक्चुअल में ये EMF है, और EMF को ही वोल्टेज कहा जाता है। EMF को ही क्या कहा जाता है? आपका वोल्टेज कहा जाता है। तो उस वोल्टेज के लिए इसी को लिखा जाता है V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी लिखो आप, चाहे E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी लिखो। ये दोनों ही बता किसको रहे? अल्टरनेटिंग EMF को। किसको बता रहे हैं? अल्टरनेटिंग वोल्टेज को बता रहे हैं। ये बात समझ में आई? तो किसी भी जनरेटर से, किसी भी AC जनरेटर से जो EMF निकलता है, या आप कह सकते हो वोल्टेज निकलता है, वो उसकी वैल्यू क्या होती है? ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब हम बात करते हैं मेथड्स की। मेथड्स में पहला मेथड होता है बाय वाटर। बाय क्या? वाटर। एक्चुअली में वाटर कहां पे? डैम वगैरह जो आपके बनाए जाते हैं, उन डैम में क्या होता है? पानी बहुत सारा स्टोर कर लिया जाता है, जिसके कारण उनकी बहुत हाई पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है पानी की, और फिर उसको एक हाइट से इसी सेटअप के ऊपर, जो ये पूरा सेटअप है एसी जनरेटर का, इसी सेटअप में जहां एक्सल लगी है, उस एक्सल में क्या लगा ली जाती है? ब्लेड्स लगा ली जाती है। उन टरबाइन बोला जाता है उसको। उस ब्लेड्स के ऊपर क्या कर दिया जाता है? पानी गिरता है, रनिंग वाटर गिरेगा तो वो एक्सल पूरी मूव करेगी तो फिर एक अल्टरनेटिंग EMF हमें प्राप्त हो जाता है। तो पहली प्रोसेस क्या होती है? बाय वाटर डैम। दूसरी प्रोसेस होती है कि इस वाटर की जगह हम लोग क्या है कि अब जैसे वाटर तो हर जगह कभी कभी होता है कि प्रेशर कम हो गया, या कह सकते हो कि हर जगह वाटर स्टोर कर पाना मुश्किल होता है, और फिर पूरा सेटअप जब वाटर के अंदर रहता है तो उसके अंदर शॉर्ट सर्किट वगैरह होने की संभावनाएं क्या होती है? ज्यादा होती है। इफिशियंट नहीं होता उतना। पर हाँ, आज की डेट में सारा इफिशियंट है। सारी जो मेन बिजली होती है वो बन के कहां से रही है? डैम से ही बन रही है, मैक्सिमम पार्ट। दूसरा पार्ट क्या होता है? दूसरा होता है बाय थर्मल प्लांट्स। जो आपके थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं ना, अब उनमें क्या है थर्मल पावर प्लांट्स में, कि जो आपका पेट्रोलियम है, डीजल है, इन चीजों को जलाया जाता है। जलाए जाने के कारण क्या होता है कि स्टीम क्रिएट होती है। क्या क्रिएट होती है? पानी भरा, उसमें पानी भरा, पानी को हीट दी, हीट के कारण वो आपने जेम्स वॉट का एक भाप वाला इंजन सुना होगा, तो वो स्टीम बनी। उस स्टीम के आगे क्या लगा दी? फिर से टरबाइन की ब्लेड्स हैं, फिर से वो ब्लेड्स घूम गई और फिर से क्या बन गया? एक अल्टरनेटिंग EMF आपके पास बन के सामने आ जाता है। तो वही थर्मल पावर प्लांट्स जो होते हैं, वहां पे बिजली कैसे बन रही है? स्टीम के द्वारा, थर्मल पावर प्लांट्स। और तीसरा एक तरीका होता है आपका, तीसरा एक जो तरीका होता है वो होता है आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। तीसरा क्या होता है? न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। तो यहां पे जो फ्यूल है, यहां पे फ्यूल है पेट्रोलियम वगैरह, यहां पे आपका क्या होता है? न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, उनको एज अ कंट्रोल्ड मैनर में एज अ फ्यूल यूज कर लेते हैं, और उससे सेम प्रोसेस, वाटर वहां भी हीट अप होता है और वो एज अ स्टीम निकलता है, और फिर अल्टरनेटिंग EMF आपके पास निकल के आ जाता है। जनरली जो हम लोग अभी तक EMF डेवलप कर पाए हैं वो काफी सारा, मतलब आप कह सकते हो कि 500 मेगावाट तक की बिजली को हम लोग प्रोड्यूस कर चुके हैं। 500 मेगावाट का मतलब ऐसे समझो कि अगर 1 वाट के 100 वाट के बल्ब को जलाना है तो आप लगभग 5 मिलियन बल्ब को जला सकते हो एट अ टाइम। इतनी बिजली तक हम एक बार में प्रोड्यूस कर पाए। उसके आगे जो सेटअप है फिर वो हेल्प नहीं कर पाया, क्योंकि उसके अंदर फिर बहुत सारा एडी करंट, आप कह सकते हो बहुत सारे लॉसेस होते हैं। जब भी कभी AC बन रही होती तो AC के अपने लॉसेस हैं, रेजिस्टेंस के कारण, एडी करंट के कारण। इन सबको आगे हम लोग समझेंगे, जब आगे आपका चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट आएगा उसमें हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। प्लस अगर फ्रीक्वेंसी वाइज बात करें, मैंने बीच में कहा था कि उसको घुमाया जाता है, जो एक्सल घुमाई जा रही है, तो वो एक्सल के घुमाने की जो रेट है वो भारत में ली जाती है 50 हर्ट्ज की।
भारत में कैसी ली जाती है? इंडिया के अंदर आपकी 50 हर्ट्ज है, यूएसए जैसी कंट्रीज में वही आपकी होती है 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है एसी की। मींस 50 हर्ट्ज का मतलब 50 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस, 60 हर्ट्ज का मतलब 60 कंप्लीट रिवॉल्यूशन इन अ मिनट। तो कभी भी ऐसे सुना होगा ये क्वेश्चन कि बल्ब 1 मिनट में 100 बार, अपने भारत में कह सकते हो कि आप एक पीक वैल्यू को पकड़ेगा, एक बार इधर एक बार इधर, और ऐसे ही जो आपका यूएसए होगा उसमें 120 टाइम्स पीक वैल्यू को पकड़ेगा। ये कह सकते हो कि जो लोअर वैल्यू होगा उसको भी आप कह सकते हो कि सबसे जीरो भी कितने बार होगा। तो एक बल्ब 100 बार जल जाएगा और 100 बार बंद हो जाएगा इन अ मिनट इन इंडिया। और अगर यूएसए की बात है तो यही क्या होगा आपका 120 टाइम्स होगा। इसी इक्वेशन को, जो ये आपकी इक्वेशन थी ना, जो E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है, E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है, उसी को एक और फॉर्म में लिखा जाता है सिंस ओमेगा इक्वल्स टू आपका होता है 2 पाई न्यू। फ्रीक्वेंसी वाइज अगर बात करें, न्यू क्या होती है आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, तो ओमेगा इक्वल्स टू अगर 2 पाई न्यू है तो इसी को लिखा जाता है E इक्वल्स टू ई नॉट साइन 2 पाई न्यू इंटू टी। ये भी आपकी एसी की ही इक्वेशन है, ये भी आपकी किसकी इक्वेशन है? एसी की। इसी को इसी फॉर्म में और लिखा जाता है कि इसी को लिखा जा सकता है 2 पाई अपॉन टी। इसी को क्या लिखा जा सकता है? 2 पाई अपॉन टी। तो ऐसे भी लिखा मिल जाएगा आपको, 2 पाई अपॉन टी के फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है। तो जैसे आपको जरूरत पड़े वैसे आप इस फॉर्मूले को यूज कर लोगे। ये होता है अल्टरनेटिंग ईएमएफ। होपफुली मैं ये मानूंगा कि आपको ये समझ में आया कि कैसे बिजली प्रोड्यूस होती है, प्लस उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है। अब अगले चैप्टर में हम लोग समझेंगे अल्टरनेटिंग करंट को। इस वोल्टेज के कारण एक करंट आएगा, उस करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, काफी सारे सर्किट्स के बारे में बात करेंगे, और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सा एक टॉपिक, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला है आपको जो भी आगे की आपकी पढ़ाई है उसमें। तो पढ़ते रहिए, जहां ना समझ में आए वहां पूछिए और मेहनत करते रहिए। न्यूमेरिकल्स का सेशन जैसे ही ये सारे वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगे थ्योरेटिकल आपके, उसके बाद न्यूमेरिकल्स आपके मिलेंगे। होपफुली बीच बीच में भी कोशिश करूंगा कि आपको न्यूमेरिकल्स भी लगवाऊं साथ में। पर मुझे ऐसा लगता है कि जब आपकी थ्योरी स्ट्रांग हो जाती है उसके बाद आप न्यूमेरिकल्स लगाओगे तो ज्यादा आसान होता है। इकट्ठे एक साथ बैठो तो थोड़ा जज भी कर पाते हो। जब पढ़ते टाइम अगर उसी टाइम लगा लो तो लगता तो आसान है, बट जब बाद में बैठो तो मुश्किल होता है। तो इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आप बाद में ही बैठो और इकट्ठा एक बार में सारी चीजें सीखते हुए चले जाओ। तो मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो, जहां ना समझ में आए वहां पूछो। और थैंक यू।